तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे इन ह्यूमन किस पार्ट 2 को। शुरुआत होती है कुछ लोगों को दिखाने से। वो नदी किनारे खड़े हुए थे जहाँ उन्हें कश्ती में एक लड़का बेहोशी की हालत में जबकि लड़की मरी हुई मिलती। लड़की का सर नहीं था और दोनों ही खून में लथपथ थे। अब उनकी बॉडीज मिलने के 20 साल के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ हम नोई नाम के एक आदमी को देखते। वो टेबल पर खाना लगाकर अपनी बेटी को खाना खाने के लिए बुलाने जाता है। उसने दरवाजे में से झाँक कर देखा कि उसकी बेटी की हालत खराब हो रही है और उसका सर जिस्म से अलग हो गया है। इससे नोई घबराया नहीं बल्कि कुछ देर इंतजार करने के बाद अंदर जाता है, जहाँ उसकी बेटी अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। नोई की बेटी का नाम साओ था। नोई उसे एक दवाई देता है और अगले ही दिन अपनी बेटी को लेकर इस जगह से निकल जाता है। वो उसे एक फादर के पास लेकर गया जो डॉक्टर भी। फादर साओ का चेकअप करने के बाद उसे बाहर भेज देते हैं। उसके जाने के बाद नोई फादर से कहता है कि आपने जो दवाई मेरी बेटी को दी थी उससे वो खुद को कंट्रोल तो कर लेती है मगर वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई है अभी। फादर कहते हैं जो भी है लेकिन तुम उसे दवाई देते रहना, भूले से भी दवाई मिस करने की गलती ना करना। आगे फादर पूछते हैं अच्छा बताओ क्या अब तुम्हारे सीने में दर्द होता है जैसे कुछ सालों पहले हुआ करता था। नोई जवाब देता है कि नहीं अब नहीं होता। साओ के पैदा होने के बाद वो दर्द ठीक हो गया है। आगे फादर कहते हैं कि साओ तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ की निशानी है। भले ही तुम अपने माजी को बदल नहीं सकती, अपनी वाइफ को वापस नहीं ला सकती, लेकिन अपनी बेटी को बेहतर कर सकते हो। लेकिन अगर गलती से भी तुम्हारी दोस्त की तरह साओ का सलाइवा यानी उसके मुंह का लिक्विड किसी के अंदर चला गया तो वो इंसान भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, यानी वो भी साओ की तरह उस कर्स श्राप का शिकार हो जाएगा। क्योंकि हम साओ के लिए जो दवाई बना रहे थे उसमें जो जड़ी बूटी डाली जा रही थी साओ के बड़े होने की वजह से वो उस पर तेज असर नहीं कर रही है, इसीलिए मुझे उसमें कुछ और चीजें मिलाकर देखनी चाहिए। असल में 20 साल पहले नोई की एक दोस्त थी जो एक करासू थी। करासू दरअसल इंसानी रूप में एक डीमन मॉन्स्टर होता है जो किसी कर्स श्राप की वजह से ऐसा बनता है। जब भी वो इन्फेक्टेड इंसान गुस्सा करता है या कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो उस इंसान के अंदर का करासू जाग जाता है, जिससे होता ये है कि उसका सर जिस्म से अलग हो जाता है, चेहरे के नीचे वाले हिस्से में टेंटिकल्स आ जाते हैं और वहाँ लाल रोशनी जलने लगती है। ये करासू जानवरों और मुर्गियों को खाकर अपना पेट भरते हैं। फिर अब नोई की वो करासू दोस्त उसके करीब आ जाती है जिससे नोई भी इन्फेक्टेड हो गया। लेकिन उसके दोस्त को गाँव वालों ने करासू के रूप में जब देखा तो उसे मार डाला क्योंकि वो उनकी सभी जानवरों को मारकर खा गई थी। उसकी वजह से कई और लोगों की मौत भी हुई। अब कहानी की शुरुआत में कश्ती में बिना सर की जो लड़की हमने देखी वो नोई की दोस्ती थी, लेकिन उस टाइम वो मर चुकी थी और उसके साथ वाला लड़का जाहिर है नोई था। फिर अपने दोस्त के गुजर जाने के बाद नोई ने एक दूसरी लड़की से शादी कर ली जिसे भी वो प्यार किया करता था, लेकिन क्योंकि नोई अपनी दोस्त से इन्फेक्टेड हुआ था तो उसकी वजह से अब उसकी वाइफ भी इन्फेक्टेड हो गई, यानी वो भी करासू बन गई। मगर फिर उसने साओ को पैदा किया और जब गाँव वालों को पता चला कि नोई की वाइफ करासू है तो उन लोगों ने उसे मार दिया। लेकिन अपने माँ बाप की वजह से साओ भी करासू से इन्फेक्टेड थी, मगर नोई उसे बाकी लोगों से छुपा के रखता था ताकि लोगों को उसकी सच्चाई पता न चल जाए, क्योंकि अपनी वाइफ और दोस्त की तरह वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता था। अब हमें फिर से साओ दिखाएगी जो फादर के घर में इधर उधर घूम रही थी। तभी उसे अपनी ही उम्र का एक अजीब सा बच्चा दिखाई देता है जिसका नाम क्लाउड था। उसके सर से लेकर पाँव तक सारे बाल सफेद थे, साथ ही उसकी आंखें भी अलग ही तरह की। अब साओ उसे अपने साथ जंगल में लेकर जाती है और उसे माउथ ऑर्गन जो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो बजाकर सुनाती है। क्लाउड को उसका माउथ ऑर्गन काफी पसंद आया। अब उसे ड्राइंग बनाने का बहुत शौक था और वो साओ की ड्राइंग बना रहा होता है जिसे वो बनाकर साओ को देता है। तब ये कबूतर वहाँ आकर गिर जाता है जिसे चोट लगी थी। क्लाउड उसे हाथ में उठाकर देख ही रहा था कि तभी कुछ शरारती लड़के वहाँ आकर कबूतर को मांगने लगते हैं। बच्चे कबूतर को नुकसान पहुँचाने वाले थे, इसलिए क्लाउड ने वो देने से मना कर दिया। तब गुस्से में आकर बच्चे उसे मारने लगते हैं। अब उसे मार खाता देखकर साओ को गुस्सा आ गया। वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है और फौरन ही करासू में बदल जाती है। अब उसे इस हालत में देखकर बच्चे काफी डर जाते हैं और फौरन ही वहाँ से भाग गई। उनके जाने के बाद क्लाउड साओ को आवाज लगाता है और वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। अब साओ इस वजह से वहाँ से भाग जाती है क्योंकि आज क्लाउड ने भी उसकी असली हालत देख ली। उसके जाने के बाद क्लाउड उस कबूतर को लेकर अपने भाई के पास आता है जो मेडिकल का स्टूडेंट था। कबूतर देखने के बाद उसके भाई ने कहा कि अब ये ठीक नहीं हो सकता, जो सुनकर क्लाउड कबूतर को हाथ में उठाता है और खुद तड़पने लगा। फिर देखते ही देखते अपनी ताकत से वो कबूतर को बिल्कुल ठीक कर देता है। ये देखकर उसका भाई अपने हाथ पर कट लगाकर क्लाउड को कहता है अब मेरी चोट को ठीक करके दिखाओ। तब क्लाउड उसका भी हाथ पकड़ के तड़पने लगा और देखते ही देखते अपने भाई के हाथ को भी ठीक कर देता है। ये देखकर उसका भाई कहता है कि कभी भी इस बारे में किसी को मत
बताना और ना ही ये चीज किसी के सामने करना कभी। अगली सुबह क्लाउड का भाई आगे की पढ़ाई करने के लिए इस जगह को छोड़कर शहर जाने लगता है। अब क्लाउड और उसका भाई फादर के साथ बिल्कुल एक फैमिली की तरह ही रहती थी, जबकि फादर के वो सगे बेटे नहीं थे, बल्कि उन्होंने तो दोनों को गोद लिया था। और अब यहाँ क्लाउड अपने भाई के जाने से बहुत दुखी होता है। तब उसकी उदासी दूर करने के लिए साओ उसे अपना माउथ ऑर्गन दे देती है। क्लाउड उसे पूछता है, अच्छा ये बताओ कि कल तुम्हें क्या हुआ था? तब साओ उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखती है, तो क्लाउड को उसके अंदर से किसी चीज की आवाज आती है। ये देख क्लाउड कहता है, अब मेरी बारी। वो भी साओ का हाथ अपने सीने पर रखता है। तब उसे भी किसी चीज की चलने की आवाज आती है, जिससे जाहिर हो गया कि दोनों आम बच्चे नहीं थे, बल्कि इनके अंदर बहुत पावर्स थी और किसी चीज से जुड़े हुए। अगली सुबह क्लाउड के सीने में तेज दर्द होने लगा। दरअसल साओ ने जो उसे माउथ ऑर्गन दिया था, उस पर साओ का सलाइवा लगा हुआ था, और जब उसे क्लाउड ने बजाया तो वो उसके अंदर चला गया और वो भी इन्फेक्टेड हो गया। लेकिन ये दर्द ज्यादा देर तक उसके अंदर नहीं रह पाता और जल्दी क्लाउड ठीक हो जाता है। वो जब उठ के बाहर आया तो देखता है कि साओ के डैड उसे यहाँ से ले जा चुके हैं, जो देख वो उदास हो गया, क्योंकि आखिरी बार वो साओ से मिलना चाहता था लेकिन मिल नहीं पाया। इसके बाद कहानी में हम 12 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ साओ अपने डैड के साथ एक नई जगह पर शिफ्ट हो गई, जबकि क्लाउड अभी भी उसी जगह पर ही रह रहा था। और इतने टाइम तक लगातार प्रैक्टिस करने की वजह से वो काफी बेहतरीन पेंटर भी बन जाता है। अब फादर की दी हुई नई दवाई से साओ काफी टाइम से करासू नहीं बनी थी, लेकिन नोई को उसकी काफी फिक्र, इसीलिए वो अकेले उसे कहीं भी जाने नहीं देते। इसके बाद हम जंगल में एक करासू को देखते हैं। उसे भूख लगी थी, जिसे मिटाने के लिए वो एक पिग सुअर का शिकार करके उसका खून पीने लगती है, फिर उसका मांस भी खा जाती है। लेकिन अगले सीन से हमें पता चलता है कि ये करासू और कोई नहीं बल्कि साओ ही थी, और फादर की दवाई आज भी उसके करासू बनने पर असर नहीं कर रही। और जब इस बारे में साओ को पता चला तो वो परेशान होकर रोने लगती है। तभी यहाँ नोई भी आ गया, अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उसे सामान पैक करने का कहता है। अगली सुबह जंगल में हमें कुछ लोग दिखाए गए, और जिस पिग को करासू ने कल खाया था वो उसे देखने लगते हैं। उन्हें समझ लग गई थी कि इस जगह पर कोई करासू मौजूद है, जिसने ही इस पिग का ये हाल किया है। इसके बाद हमें एक गैंगस्टर दिखाया गया, जिसके पास उसके कुछ लोग आए और उसे करासू के बारे में बताने लगते हैं। उसने कहा कि हाँ, मैंने कई बार उसके बारे में सुना है, और अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो किताबों में, खबरों में हमारा भी नाम लिखा जाएगा, जिससे हम काफी मशहूर हो जाएंगे। अब गैंगस्टर अपने एक आदमी को एक शिकारी का पता देता है। उसने कहा कि ये आदमी हमारे लिए उस डीमन मॉन्स्टर करासू को पकड़ेगा, क्योंकि ये पहले भी मेरे लिए मॉन्स्टर्स को पकड़ने का काम कर चुका है। अब हमें वो शिकारी भी दिखाया गया, जिसके पास गैंगस्टर का वही आदमी कॉल करता है। वो कहने लगा कि बॉस ने एक करासू को पकड़ने के लिए तुम्हें बुलवाया है। उधर नोई फिर से साओ को लेकर फादर के पास आता है और उसकी हालत के बारे में बताता है, जो सुनकर फादर ने कहा अब क्योंकि साओ बड़ी हो चुकी है तो हमें इसकी दवाई में कुछ और चीजें मिलाकर देखनी होंगी। वो नोई को कहते हैं तुम कुछ दिन के लिए साओ को लेकर मेरे घर पर छुप सकते। कुछ देर के बाद साओ क्लाउड के कमरे में गई और उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स में से एक को देखती है जो बेहद खूबसूरत थी। इतने में क्लाउड भी आ गया। दोनों एक दूसरे को इतने टाइम के बाद देखकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते हैं। साओ देखती है कि क्लाउड ने आज भी उसका माउथ ऑर्गन अपने पास संभाल के रखा हुआ है, जो देख उसे काफी खुशी होती है। तभी यहाँ क्लाउड का भाई भी आ गया, जो भी अभी ही मेडिकल की पढ़ाई खत्म करके वापस लौटा था, और फिर सब मिलकर खाना खाते। अब आधी रात को उसका भाई क्लाउड से मिलने आया। वो पूछता है, अच्छा बताओ मेरे भाई, क्या तुम अभी भी अपनी ताकतों से जख्मों को ठीक कर सकते हो? लेकिन इस पर क्लाउड कोई जवाब नहीं देता। उसके भाई ने कहा कि मैं पिछले 10 साल से इस चीज पर रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं पता लगा पाया कि तुम्हारे पास वो ताकतें कहाँ से आईं। उधर फादर करासू जड़ी बूटी से साओ के लिए दवाई बना रहे होते हैं। अब देर रात हम जंगल में फिर से साओ को देखते हैं, जो करासू बनकर एक जंगली जानवर को खा रही होती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने कंडीशन से काफी परेशान होती है। जंगल में जब कुछ लोगों को उसे जानवर की कटी पटी लाश मिलती है तो वो उसी शिकारी को वहाँ बुलाते हैं, जिसे गैंगस्टर ने करासू को पकड़ने का काम दिया था, और उसे जानवर की हालत दिखाती है। अब साओ क्लाउड के पास जाती है और उसके चेहरे पर लगा कलर देखकर वो हंसने लगी और साफ करती है। फिर क्लाउड साओ को अपनी साइकिल पर बिठा कर शहर घुमाने लेकर जाता है। शहर के सभी लोग क्लाउड को उसके बालों की वजह से घूरने लगते हैं, मगर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम गुजारते हैं और बहुत खुश होते हैं। जिस बीच क्लाउड भी साओ को पसंद करने लगता है। रात को जब दोनों वापस आ रहे थे तो साओ कहती है कि आज इतना मजा आया ना, काश हम हर दिन ऐसे ही साथ होते। ये सुनकर क्लाउड उसे कहता है कि अपने हाथ मुझे दो, और अब जब वो उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर आंखें बंद करते हैं तो दोनों को तेज दर्द होने लगती है, इसीलिए फौरन वो आंखें खोल देते हैं। दरअसल क्लाउड उसे अपनी पावर से ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं कर पाता
और दोनों अपने घर आ जाते हैं। अब अगले सीन में देखते हैं कि वो शिकारी एक जगह पर जख्मी पड़ा था और आसपास उसके सभी साथी मरे पड़े। अगले ही पल उसकी आंख खुल गई। ये उसका सपना जो देख वो घबरा गया, क्योंकि सपने में जो उसने देखा वो उसके साथ सच में हो चुका था। जब एक दिन वो अपनी शिकारी टीम के साथ करासू को पकड़ने गया तो करासू ने हमला करके उसके सभी लोगों को मार दिया, जिसमें शिकारी किसी तरह जिंदा बच गया था। लेकिन करासू के काटने की वजह से वो मेल करासू बन गया, जिसे क्राहंग कहते हैं। अब यहाँ मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि अगर करासू किसी आदमी के करीब आती है तो उसे सिर्फ सीने में दर्द होती है, लेकिन अगर वो किसी फीमेल को किस करती है तो वो औरत भी करासू बन जाती है। लेकिन अगर मेल और फीमेल दोनों करासू किसी आदमी को काटते हैं तो वो आदमी क्राहंग बन जाते हैं। अब ये मेल करासू यानी कि क्राहंग जिंदा रहने के लिए फीमेल करासू का दिल निकाल कर उसे खा जाया करती। अब क्राहंग से जब वो शिकारी नॉर्मल होता है तो सीधा अपने बॉस के पास गया। वो गैंगस्टर उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है कि इसे बेशक तुम एडवांस समझ लो, लेकिन मुझे किसी भी हाल में वो करासू जिंदा चाहिए, समझे, वरना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तभी शिकारी को एक ट्रक में से कुछ बच्चों की आवाजें आने लगती हैं। उसने जब चेक किया तो अंदर बहुत सारे बच्चों को बंदी बनाया हुआ है। इससे शिकारी को पता चला कि उसका बॉस गैंगस्टर बच्चों की स्मगलिंग भी करता है, यानी पूरी दुनिया में उन्हें बेचने का काम। और इनमें से एक बच्चा इस शिकारी का भी होता है, जो देखकर वो घबरा जाता है। वो जब इस बारे में गैंगस्टर से पूछता है तो उसने कहा कि मैंने इन बच्चों के बदले इनकी माँ बाप को बहुत सारे पैसे दिए हैं, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस मिल जाए तो उस करासू को मेरे पास लेकर आओ। अब पूरी रात साओ दर्द से तड़पती है क्योंकि उसे भूख सता रही थी। फिर अगली सुबह दिखाया जाता है कि एक फार्म में बहुत सारी मुर्गियों को मारकर किसी ने खा लिया था, जो काम भी जाहिर है साओ का ही था। तब इस फार्म में बहुत सारे लोग वहाँ की कंडीशन को देखने आते हैं, जिनमें नोई और फादर भी शामिल। नोई फादर को कहते हैं कि अब हमारा यहाँ रहना साओ के लिए ठीक नहीं होगा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। उधर अपने कमरे में बैठकर साओ रो रही। वो अपनी इस हालत से काफी परेशान हो गई थी। अब उसे मार्केट ले जाने के लिए यहाँ क्लाउड आता है, पर क्योंकि साओ का मूड ठीक नहीं था इसलिए वो उसे देखकर छुप जाती है। कुछ टाइम के बाद नोई अपनी बेटी साओ को जब वहाँ से ले जा रहे थे तो क्लाउड उसके पास आया। वो बस साओ को देखता ही रहता है, जिसके बाद दोनों बाप बेटी अपने पुराने घर के लिए निकल जाते। क्लाउड का भाई और फादर करासू जड़ी बूटी पर रिसर्च करे ताकि वो साओ के अंदर के करासू को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सके। आधी रात को बीच सड़क पर अपनी गाड़ी में बैठे हुए हम शिकारी को देखते हैं, जो करासू का इंतजार कर रहा था। पर तभी उसके अंदर का क्राहंग बाहर आने लगा, जिस वजह से वो दवाइयाँ खाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो तड़पता रहा और आखिरकार क्राहंग बन जाता है। अब उस पर नजर रखने के लिए गैंगस्टर ने अपने दो साथियों को भी भेजा था, जो उसे क्राहंग बनते हुए देख लेते हैं, इसलिए वो उन्हें बेरहमी से मार डालता है। उधर साओ जब सो रही थी तो उसका सर फिर से जिस्म से अलग हो जाता है, जो देखकर नोई दरवाजे को बंद कर देती है ताकि उसका सर उड़कर बाहर न चला जाए। उन्होंने मजबूती से दरवाजे को बंद करके रखा। हालांकि करासू बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो किसी भी हाल में उसे रोके रखने के लिए दरवाजे से नहीं हट। फिर अगले ही दिन वो खून से भरे हुए सभी कपड़ों को जला देते हैं ताकि किसी को भी साओ के करासू होने के बारे में पता न चल जाए। इतनी ही देर में यहाँ फादर आ जाते हैं, उनके साथ क्लाउड और उसका भाई भी। अब क्लाउड को देखकर साओ काफी खुश हो जाती है। फादर साओ के लिए और अच्छी दवाई बनाकर लाए, जिसे वो नोई को दे दे। क्लाउड का भाई घर देखने के लिए जब वहाँ घूमने लगा तो वो नोई के फार्म हाउस में भी चला जाता है। उसने देखा कि नोई भी करासू जड़ी बूटी पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक मेडिकल की स्टूडेंट हुआ करती। साओ क्लाउड को नदी किनारे लेकर गई, जहाँ वो उसे उसी का दिया हुआ माउथ ऑर्गन बजाकर सुनाता है, जिससे साओ को काफी अच्छा लगा और अब उसे खुश देखकर क्लाउड भी खुश हो जाता है। रात को साओ जब सबके सोने के लिए बिस्तर लेकर जा रही थी तो अचानक उसे जोरों का दर्द होने लगा और वो जोर से चिल्लाने लगती है। देखते ही देखते करासू में बदलने लगी, गुस्से से आग बगोला हो जाती है। उसकी आवाज सुनकर सब लोग वहाँ आ जाते हैं। उसे शांत करने के लिए नोई कहता है, मेरी बच्ची रिलैक्स हो जाओ, ये मैं हूँ तुम्हारा डैड। लेकिन वो तो समझती ही नहीं और डरावनी आवाजें निकालने लगती है। उसकी हालत देखकर क्लाउड उसके पास आया और कहता है, शांत हो जाओ, ये मैं हूँ तुम्हारा दोस्त। लेकिन वो अभी भी नहीं रुकी, बल्कि पूरी तरह करासू बन जाती है, साथ साथ चिल्लाती भी है और अपने एक टेंटिकल से क्लाउड का गला पकड़ लेती है। ये देखकर भी वो डरा नहीं, बड़े प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरकर कहता है, मेरी जान होश में आ जाओ, मैं क्लाउड हूँ तुम्हारा दोस्त, होश करो, क्या मेरी जान लोगी? जो देखकर कुछ ही सेकंड्स में वो शांत हो जाती है, एकदम से बेहोश भी हो गई। अब उसके बेहोश होते ही क्लाउड भी बेहोश हो जाता है। तब उसका भाई उसे उठाकर कमरे में लेकर आता है। फादर उसके भाई को कहते हैं कि हम क्लाउड का इस्तेमाल करके साओ के लिए वैक्सीन बना सकते हैं, जिससे वो ठीक हो सकती है, क्योंकि मेरा मानना है कि क्लाउड के अंदर खास किस्म की पावर्स हैं। इस पर उसका भाई कहता है कि ना तो आप इस चीज में माहिर हैं
और ना ही मेरा भाई किसी लैब का चूहा है जिस पर आप एक्सपेरिमेंट करें और उसे अपने लिए इस्तेमाल करें। तो मैं अपने भाई को आपको कुछ करने नहीं दूंगा। इतनी ही देर में क्लाउड की भी आंख खुल गई। उसने लोगों की बातें सुन ली थी, इसलिए वो फादर को कहता है कि आप मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मैं साओ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगले दिन क्लाउड साओ को फिर से नदी किनारे लेकर जाता है और उसे कहने लगा कि शायद तुम्हें ठीक करने के लिए मैं इकलौता जरिया हूँ। इस पर साओ ने कहा, लेकिन अगर मुझे ठीक करते हुए तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगी। क्लाउड उसे तसल्ली देता है कि भरोसा रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। फादर क्लाउड के खून के सैंपल के साथ रिसर्च कर रहे। तब इतनी ही देर में वहाँ शिकारी क्राहंग बनकर आ जाता है जो पूरी तरह बदल चुका था। फादर उसे जानते क्योंकि उसका भी इलाज खुद फादर ही कर रहे, लेकिन आज तक उन्होंने इसे साओ के बारे में नहीं बताया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये साओ को मारकर उसका दिल ही निकाल कर खा न जाए। अब क्राहंग अपनी दवाई लेने आया था। फादर उसे कहते हैं, मुझे थोड़ा और टाइम दो, तुम्हारी दवाई बस बनने ही वाली है। अब फादर उसे क्लाउड के खून से बना इंजेक्शन लगाने का सोचते हैं, पर ऐसा करने से पहले ही क्राहंग फादर पर हमला कर देता है। उसने उनका हाथ पकड़ लिया। तो फादर की चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी लोग वहाँ आ जाते। उन्होंने जैसे ही क्राहंग को शूट किया वो फौरन भाग जाता है, लेकिन इनके आने में देर हो गई क्योंकि क्राहंग ने फादर के गले पर काट लिया था जिससे उनकी मौत हो गई। उनकी मौत से क्लाउड के भाई को बहुत दुख होता है। तभी नोई एक बंदूक लेकर साओ और क्लाउड के पास पहुंचते और इतनी ही देर में यहाँ क्राहंग भी पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले वो किसी को नुकसान पहुंचाता। पीछे से क्लाउड का भाई उस इंजेक्शन को क्राहंग को लगा देता है जिससे वो तड़पने लगा। नोई अकेले ही उसे निमटने का सोचते हैं, इसलिए वो क्लाउड को कहते हैं कि साओ को यहाँ से ले जाओ क्योंकि अब क्राहंग को भी पता चल चुका था कि साओ ही करासू है और वो उसका दिल खाना चाहता था। अब अपने डैड को अकेले छोड़कर वो जाना नहीं चाहती, रोने लगी, लेकिन मजबूरन उसे जाना पड़ता। क्लाउड और साओ जो वहाँ से भाग रहे थे तो उनके सामने क्राहंग आ जाता है, पर तभी नोई और क्लाउड का भाई भी आ गए जो दोनों को गाड़ी में बिठा कर यहाँ से ले जाने लगते हैं। वो तेजी से गाड़ी भगाने लगते, लेकिन क्राहंग भी लगातार उनका पीछा कर रहा था और बार बार उनकी गाड़ी पर टक्कर मार के हमला करता रहता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे में क्लाउड का भाई तो जख्मी हो गया था जबकि बाकी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी बीच में साओ को भी सीने में दर्द होने लगी। उसकी हालत देखकर नोई क्लाउड को कहता है कि तुम इसे लेकर दूसरी साइड पर जाओ, जबकि मैं क्राहंग को रोकने के लिए उसके पास जाता हूँ। अभी भी वो अपने डैड को छोड़ के जाना नहीं चाह रही थी, जिस वजह से उसके डैड साओ को समझाते हैं और उसका हाथ काट कर साओ का खून अपने जिस्म पर लगा लेते। साओ का खून सुनकर क्राहंग नोई की तरफ आने लगता है, एकदम से झपट कर हमला कर देता है। नोई भी नहीं रुकते, हमला कर देते हैं और इन दोनों के बीच बराबर की लड़ाई चलती रहती है। खूब हाथापाई होती है। फिर नोई उस पर अपना कंट्रोल बनाकर शूट करता है, लेकिन वो छुप गया था। क्लाउड जब साओ को संभाल रहा था तो दर्द से उसकी हालत और खराब हो जाती है और देखते ही देखते अब वो भी करासो बन जाती है। पूरा नहीं उसका सर जिस्म से अलग हो जाता है और अब वो उड़कर अपने डैड की तरफ जाने लगती है। ये जब पहुंची तो नोई उसे बड़े प्यार से देखते हैं और रोने लगते हैं। तब साओ भी एक अच्छी बेटी की तरह अपने टेंटिकल से डैड के आंसुओं को साफ करती है। बाप बेटी के दरमियान इमोशंस का ये सीन चल ही रहा था कि तभी पीछे से क्राहंग आ जाता है। वो नोई के अंदर अपना हाथ घुसाकर उसका दिल बाहर निकाल लेता है, जो देखकर साओ दुखी होकर रोने लगी। साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था, वो चिल्ला रही थी, लेकिन यहीं पर ही नोई की दर्दनाक मौत हो जाती है। अपने डैड की वजह से साओ की आंखों में जैसे खून उतर आया हो और वो गुस्से से क्राहंग पर चिल्लाने लगी, एकदम उस पर झपट पड़ती है और इस तरह दोनों मॉन्स्टर्स के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। एक दूसरे को बहुत मारते और काटते हैं, लेकिन जाहिर है क्राहंग इतना खतरनाक था तो उसकी ताकत के आगे करासू कहाँ टिकने वाली थी। वो अपनी पावर से करासू को दूर उठा के दे मारता है। अब साओ को मुसीबत में देखकर क्लाउड भी उसकी मदद करने आ जाता है। उसने क्राहंग पर हमला करने की अभी कोशिश ही की थी कि वो उसे एक मुक्के से ही दूर फेंक के मारता है। उसे मुसीबत में देखकर करासू जब वहाँ आई तो क्राहंग उसका एक टेंटिकल पकड़कर उखाड़ देता है। साओ दर्द में तड़पने लगी क्योंकि क्राहंग ने उसे एक हाथ में पकड़ा हुआ था। वो उसका दिल भी पकड़ लेता है और बाहर निकालने ही वाला था कि तभी उसकी मदद करने क्लाउड फिर से आने लगता है, लेकिन क्राहंग एक बार फिर उसे गले से पकड़ लेता है। अब उसके एक हाथ में करासू थी और दूसरे में क्लाउड, लेकिन तभी अपनी पावर से क्लाउड क्राहंग को ठीक करने की कोशिश करता है जिससे वो नॉर्मल होने लगता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर करासू अपने एक टेंटिकल को उसकी गर्दन में घुसा देती है, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर पड़ा। अपने आखिरी पलों में वो अपने बच्चों को याद करने लगा। फिर अगले ही पल क्राहंग की मौत हो जाती है। अब उसे ठीक करने के चक्कर में क्लाउड भी काफी जख्मी हो गया था, उसका भी आखिरी टाइम आ चुका था। अब वो किसी तरह साओ के सर को उसके जिस्म के पास लाता है और उसकी बॉडी से जोड़ देता है, जिससे साओ पूरी तरह से ठीक हो गई। लेकिन क्लाउड तकरीबन मरने वाला था, इसलिए दुखी होते हुए साओ उसे अपने गोद में लिटा लेती है। क्लाउड अपने आखिरी पलों में उससे माफी मांगता है कि मैं ऐसा तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, तो मुझे माफ करना प्यारी दोस्त। इतना बोलते ही उसकी भी जान चली गई और साओ उसे खोकर काफी रोने लगती। फिर एक तेज रोशनी के साथ सीन अगले दिन पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ साओ
सासू बनकर जंगल में उड़ रही होती। वो अपना कोई नया शिकार जानवर ढूंढ रही थी ताकि अपना पेट भरने के लिए वो उसे खा सके। अब उसे किसी का भी डर नहीं था, वो अपने पसंदीदा जानवरों को एंजॉय कर कर के खाएगी। और इसी के साथ ही ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।